नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और इस धमाके की गूंज बीजेपी कहें तो उसको इस धमाके की गूंज से बीजेपी फिलहाल हिली हुई दिखाई दे रही है। वैसे ही बीजेपी अब तक राहुल गांधी के डर से बाहर नहीं निकल पाई है, आप देख रहे हैं, और ऊपर से अब केजरीवाल की रणनीति ने बीजेपी को चौतरफा घेर लिया है। आप जानते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 2 दिन पहले 13 तारीख को जमानत मिली और आज केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अगले 2 दिनों में वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, ये अभी बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल के इस धमाके को बीजेपी झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, क्योंकि केजरीवाल ने का जो ऐलान है, उस ऐलान के साथ ही बीजेपी नेताओं के हमले उन पर शुरू हो गए हैं। किसी ने इसे जुर्म को स्वीकार करना बताया है तो किसी ने सवाल उठाया कि यह काम पहले ही क्यों नहीं किया गया। एक नेता ने तो दावा कर दिया कि केजरीवाल अब अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाकर अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। बीजेपी नेताओं की ये बेचैनी दरअसल दोस्तों देखकर समझा जा सकता है कि उन्हें बिल्कुल अनुमान नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ऐलान करेंगे, क्योंकि वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। केजरीवाल के फैसले का असर अब हरियाणा चुनाव पर भी पड़ेगा ही, वहां इसकी सहानुभूति आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। वैसे अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि अब दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। वैसे दिल्ली के चुनाव अगले साल फरवरी तक होने हैं, लेकिन अगर अगले 2-3 महीनों में चुनाव होते हैं तब क्या बीजेपी इसके लिए तैयार रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे भी दिल्ली की सत्ता से बीजेपी दूर ही है। आप जानते हैं कि पहले शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और उसके बाद पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी 25 साल से दिल्ली बीजेपी के लिए दूर है और इसे ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। अब बीजेपी फिर से दिल्ली की सत्ता में आने को बेचैन है, लेकिन क्या केजरीवाल के ऐलान के बाद बीजेपी फिर से दिल्ली से दूर होगी या इसका जो डर है वो कहां तक आगे ले जाएगा? यानी बीजेपी पिछले 25 साल से सत्ता पर नहीं है और आगे सत्ता पर काबिज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये जो एक डर है अंदर खाने बैठा हुआ, इस डर से बीजेपी बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। चलिए इन तमाम मसलों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल की जुबानी उनके इस्तीफे की बात जो आप आज कह रहे थे। पहले उसे सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।
तो इस तरह अरविंद केजरीवाल ने आज अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसी भाषण के दौरान अपने आप को और इनके ऊपर जो बीजेपी ने सीधा सीधा हमला बोला है उसकी पोल भी खोल दी। उन्होंने साफ साफ कहा अरविंद केजरीवाल ने कि बीजेपी सरकार बेईमान है, बीजेपी ने साजिशन उनकी गिरफ्तारी करवाई है। आइए जरा ये भी सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल जब बीजेपी पर सीधा हमला कर रहे थे और जब इस्तीफे की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने कर दी तो उसके बाद बीजेपी कैसे हमलावर हो गई अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तमाम बीजेपी के नेता निकलकर बाहर आए और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कोई बाइट देकर सीधा हमला अरविंद केजरीवाल के ऊपर कर रहे थे। ये बात या आज की ये खबर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की नहीं है, लेकिन इस खबर से बहुत कुछ सियासी हलचल तेज है, यह समझना जरूरी है। पहले सुनिए ये बाइट अरविंद केजरीवाल की। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते। इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान, ये बेईमान है। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिया हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। तो कौन ईमानदार, कौन बेईमान, और इन सब के बीच चुनाव की मांग अरविंद केजरीवाल ने की और कहा कि चुनाव जल्दी करवाएं, महाराष्ट्र का चुनाव उसके साथ करवाएं, यानी महाराष्ट्र के चुनाव के साथ दिल्ली का चुनाव भी करवाएं। आप जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव फरवरी में होना है, जबकि महाराष्ट्र का चुनाव 26 नवंबर से पहले हो जाना है। 26 नवंबर तक विधानसभा है और उसके बाद अगर नहीं हुआ चुनाव तो बहुत सारे इफ बट्स आएंगे सामने। खैर, लेकिन आम आदमी पार्टी से मिला ये बड़ा झटका पहले से कमजोर बीजेपी संभाल ही नहीं पा रही है। ऊपर से कांग्रेस और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भी उससे नहीं संभल रही है। तभी तो राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के 5 दिन बाद भी राहुल के बयान पर हमले जारी हैं। अब तक राहुल को देशद्रोही कहा जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कह दिया है, उन्हें अलगाववादियों जैसी सोच वाला कहा है। राहुल पर हो रहे इन हमलों से बीजेपी की कमजोरी तो सामने आ ही रही है, वहीं बीजेपी के भीतर भी अब जो बगावती सुर उठ रहे हैं वो उसे सत्ता से दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा क्या है राहुल गांधी पे, उनकी जुबानी सुनिए। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली
हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को। जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। तो सुन लिया इनकी जुबानी आपने, क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी विदेशी हैं, राहुल गांधी देश के नहीं हैं, नंबर 1 है, खतरनाक हैं, आतंकी हैं, क्या क्या नहीं कहा। तो राहुल पर हो रहे इन हमलों से बीजेपी की कमजोरी तो सामने आ ही रही दोस्तों, और वहीं बीजेपी के भीतर भी अब जो बगावती सुर उठ रहे हैं वो उसे सत्ता से दूर कर रहे हैं। हरियाणा में बगावत के लंबे सिलसिले के बाद अब अनिल विज के बयान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, जो खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया है कि नायब सिंह सैनी ही सीएम का चेहरा रहेंगे। यानी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ऊपर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राजनीति और रणनीति ने बीजेपी को फंसा कर रख दी है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या खुद को बचा पाएगी इन तमाम झंझावतों से, खुद को बचा पाएगी बीजेपी। क्या सियासी दंगल में केजरीवाल का नया दांव जो है वो, और क्या है कि कैसे उखड़ रहे हैं सियासी पांव, ये सब हम समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्त जी, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आपके पास ही आना चाहता हूँ। बहुत कुछ चल रहा है, सियासी हलचल। रविवार का दिन सोचा था कि आज खबरों का अकाल होगा, लेकिन खबरें ही खबरें हैं। कोई इधर इस्तीफे की बात करता है तो कोई राहुल गांधी को आतंकी कह देता है। तो खबर तो ऐसे ही हम जैसे खबर नबीसों के लिए खबरें ऐसे ही मिल जाती हैं, चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे? शुक्रिया राजीव जी। वाकई आज रविवार जो है एक ग्रेट संडे माना जाएगा। बहुत जल्दी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है वो ये कि जो लोग इस्तीफा मांगते थे अरविंद केजरीवाल से, वो लोग दुखी हैं। इस्तीफा मांग रहे थे तो दे दिया इस्तीफा, तो कम से कम खुश तो होना चाहिए, लेकिन खुश नहीं है। और इसमें भी हम बीजेपी को देखें, बीजेपी तो दुखी है ही, लेकिन कांग्रेस का भी एक तबका जो है थोड़ा मायूस नजर आ रहा है। उससे मुझे आश्चर्य भी होता है, लेकिन ये बात है कि अगर हम आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर उनके प्रतिस्पर्धी सब नाखुश हैं, इसका मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को जब जेल जा रहे थे, समर्पण कर रहे थे, ठीक चुनाव के रिजल्ट आने से पहले और एग्जिट पोल के बाद, तो उस समय कांग्रेस के नेता भी उनको छोड़ने जा रहे थे जेल तक। तो इसका मतलब है कि तब तक इंडिया गठबंधन ठीक था और आज भी है, लेकिन मैं उस चंद लोगों की बात करता हूं जो मायूस हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद छोड़ देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मुंह लटका हुआ क्यों है? क्यों वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत चीजों को एक्सपोज किया है। एक बात तो ये कि उन्होंने कहा भी अपने भाषण में कि देश में जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को अब कभी भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए जब
ऐसी स्थिति थोप दी जाए जो स्वयं अरविंद केजरीवाल पर थोपी गई, और ऐसी स्थिति थोपी जा रही है। कर्नाटक के सिद्धारमैया के खिलाफ में राज्यपाल ने इजाजत दे रखी है प्रोसिक्यूट करने की, मुकदमा चलाने की, और तरह तरह के दबाव पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन का तो उदाहरण ही है, वो तो जेल भी गए थे, बाहर आए तो जिनको मुख्यमंत्री बना के गए थे वो कुछ दिन बाद बागी हो गए, बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी का जो एक सेट पैटर्न बीते 10 साल में दिखा है, जिसको वो राजनीतिक रूप से हरा नहीं पाते, जनता के चुनाव में नहीं हरा पाते, तो उनकी सरकार बीजेपी की आंखों में खटकती है। उसको वो गिराने के लिए विधायकों को तोड़ते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। इसके अलावा सरकार को तरह तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी भेज करके उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को डराते हैं, ग्रिप में लेते हैं, और आखिरकार जब कुछ नहीं सूझता है तो राज्यपाल का भी दुरुपयोग करते हैं, स्पीकर तक को इधर उधर कर देते हैं। हमने महाराष्ट्र में देखा है किस तरीके से चीजें बदलती हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के अपहरण करके होटल में ठहरा कैसे भी सरकार गिरा देते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ करने में बीजेपी सफल नहीं है। हमने पहले भी सुना, सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि किया गया था। हमने पहले भी सुना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनको कहा था इंडिया गठबंधन में मत जाओ, सारे मुकदमे ठीक हो जाएंगे, जेल भी नहीं जाओगे। तो इंडिया गठबंधन से दूर करने के लिए एक कोशिश हुई थी, ये सारी चीजें रही। तो इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो एक पॉलिटिक्स की है, ये पॉलिटिक्स बीजेपी को बेचैन करती है, बीजेपी की सियासत को बेनकाब करती है, और डेमोक्रेसी पर जो खतरा बीते दिनों दिखा, जिसको लेके इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में मुहिम चलाई, केंद्र सरकार को और बीजेपी की सियासत को एक्सपोज किया, 240 तक उनको समेट दिया। तो वहां से हम देखें तो ये यहां से आगे इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तानाशाही के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर सकता है। स्थानीय चुनाव का विश्लेषण अलग होगा, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्थानीय चुनाव का विश्लेषण कुछ अलग होगा, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो। हरियाणा में चुनाव है और दिल्ली में 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। हालांकि डिमांड है अरविंद केजरीवाल की कि आप नवंबर में महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली का चुनाव भी करवा दीजिए, लेकिन चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अभी दिल्ली दूर है। यानी चुनाव आयुक्त ने साफ साफ कह दिया है कि अभी हम चुनाव नहीं करवा सकते हैं। लेकिन दिल्ली दूर क्या अभी भी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि 25 साल हो गए और यहां सूखा है बीजेपी का। दिल्ली में बीजेपी के पांव उखड़ चुके हैं 25 साल पहले और दोबारा जम नहीं पाए। और क्या ये परेशानी है? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि बीजेपी या ऐसे तमाम नेता, आखिर ये इन लोगों ने इस मास्टर स्ट्रोक को इन लोगों ने समझा ही नहीं। कारण क्या है? लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ जहां प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की घोषणा करते हैं, उनके ऊपर बीजेपी के नेता हमलावर होते हैं, दूसरी तरफ रवनीत बिट्टू राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होते हैं। ये दोनों चीजें, दोनों खबरें अगर कहें तो पैरेलल चल रही हैं। राहुल गांधी के ऊपर भी हमलावर, और राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कह दिया अभी आप लोगों ने सुन लिया। दोनों को अगर मिला के देखा जाए, बीजेपी के लिहाज से ये दोनों नेता क्या इतने परेशान करने वाले हैं? इतना ज्यादा बीजेपी इन दोनों नेताओं से परेशान है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी से बीजेपी या मोदी, मैं कहूँ बीजेपी तो पार्टी मोदी के अलावा क्या है, तो मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी से डील कैसे करें, और इस लड़ाई को वो राजनीतिक लड़ाई के तौर पे लड़ना चाहते नहीं है। वो कमियां निकाल रहे हैं। वो देखिए, राष्ट्रीय राजनीति, आप कोई सोशल मीडिया की कोई लड़ाई, कोई ट्रेंडिंग आप जीत सकते हैं ट्रोल्स के जरिए,
राष्ट्रीय राजनीति आप ट्रोल्स के जरिए नहीं जीत सकते। आप राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहे हैं, जिसके परिवार के 2 लोग आतंकवाद में मारे गए। कौन मानेगा इसको? और बिट्टू साहब की क्या हैसियत है? अपना खुद का चुनाव हार चुके हो, अपना चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी की स्थिति ये है कि बीजेपी आज तक पंजाब में कोई मुख्यमंत्री बना नहीं पाई अपना, और अगर यही राजनीति करते रहेंगे तो अगले 50 साल भी नहीं बना पाएंगे। आप अगर ऐसी विघटनकारी राजनीति करते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पंजाब का समाज बहुत बुरा झेल चुका है आतंकवाद को, और पंजाब का समाज किसी प्रकार का अतिवाद जो है वो बर्दाश्त नहीं करता है। और ये सिख नेताओं को आगे कर रहे हैं। मैंने पंजाब का इलेक्शन राजीव जी कवर किया है, आप लोग भी गए होंगे, जयशंकर जी ने भी कई बार कवर किया होगा। मैं बेंट सिंह के इलेक्शन के समय से जो इनके बिट्टू के पिताजी हैं, दादाजी, हाँ, उनके इलेक्शन के समय भी मैं पंजाब का इलेक्शन कवर कर रहा था। उनको भी, वो भी आतंकवाद की में जान उनकी गई। उनके समय से आज तक बीजेपी वहां पे पूरे देश में तो हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करती है, पंजाब के अंदर हिंदू सिख ध्रुवीकरण करती है। वो वहां पे उसका सिखों के खिलाफ नैरेटिव होता है। यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ के 84 की याद दिलाते हैं। इसीलिए आज तक 1980 से लेकर आज तक 44 साल में बीजेपी ने पंजाब सूबे का अध्यक्ष किसी सिख को नहीं बनाया। तो वहां पे वो हिंदू सिख कार्ड खेलते हैं। खैर, तो राहुल गांधी से कैसे डील करें उनकी मोदी साहब की समझ में अभी नहीं आ रहा है। वो केवल मीडिया के जरिए और ट्रोल्स के जरिए करते हैं। दूसरी, जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। वो दूसरे तरीके के पॉलिटिक्स की तरह से नहीं आए। वो आंदोलन से निकले हुए बहुत डिसरप्शन करके निकले, डिसरप्टिव पॉलिटिशियन है, और वो उनकी फितरत है। पिछले कुछ दिनों में वो निकल गए थे उससे और प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हो गए थे। फिर उन्होंने वो अपना पुराना दांव खेला है जो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है, कि रुके हुए पानी में पत्थर मार दो। वो उन्होंने पत्थर फेंक दिया है। और अब आप इसको अगर आप देखिए कि बीजेपी एक तैयारी कर रही थी, एक युद्ध की तैयारी कर रही थी कि बीजेपी एमएलएस को भेज के राष्ट्रपति का ज्ञापन दो। राष्ट्रपति जी ने भेज भी दिया गृह मंत्रालय को। एक भूमिका बना रही थी राष्ट्रपति शासन की, इनको डराने की या सरकार को भंग करने की उपयुक्त समय में। वो उपयुक्त समय से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मिसाइल दाग दिया। ये फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज उन्होंने ले लिया। अब बीजेपी के पास देखिए क्या है कि दिल्ली में, जैसा आप चर्चा कर रहे थे, 25 साल से बीजेपी में सरकार नहीं। मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज दिल्ली के नेता थे, विजय मल्होत्रा, ये पारी निकल गई पूरी की पूरी। अब उसके एब्सेंस में पिछले 25 साल में बीजेपी दिल्ली का कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं खड़ी कर पाया, कोई ऐसा चेहरा नहीं बना पाया जो दिल्ली के सामने, उसको दिल्ली की जनता के सामने रखता। थोड़ा बहुत डॉक्टर हर्षवर्धन आगे बढ़ गए थे, आपने खुद ही उनको बर्फ पे लगा दिया। तो दिल्ली में बीजेपी के पास 2 क्राइसिस हैं। एक, पार्टी का नेतृत्व नहीं है दिल्ली का, जिससे दिल्ली की पहचान हो, और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की राजनीति का जवाब नहीं है, सलूशन नहीं है इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम का। और जब तक ये दोनों चीजें बीजेपी के पास नहीं होंगी, बीजेपी के लिए दिल्ली बड़ा दूर रहेगा। जबकि लगभग 70% वोट शेयर दोनों का, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, इधर उधर होता है लोकसभा और विधानसभा में। जो विधानसभा में वोट देते हैं वो वापस जाके लोकसभा में बीजेपी को सातों सीटें देते हैं, और वही लोग विधानसभा के चुनाव में आकर बीजेपी का
कि लुटिया डुबो देते हैं और डबल डिजिट भी नहीं आने देते और अरविंद केजरीवाल को जो है वो प्रचंड बहुमत देते हैं, कि वही वोट शेयर है। तो ये बीजेपी के सामने एक समस्या है और अरविंद केजरीवाल ने इसको बिल्कुल निश्चित तौर से, ये मास्टर स्ट्रोक है, बड़ा पॉलिटिकल गेम है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं राजीव जी, जो मैं समझ पा रहा हूं अभी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम विधानसभा में प्रस्ताव और विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव, इस्तीफे के साथ या इस्तीफे के पहले या इस्तीफे के बाद कोई नया मुख्यमंत्री, जब तक कार्यवाहक, जब तक कि वो चुनाव की घोषणा ना हो और विधानसभा भंग होने का प्रस्ताव मान न लिया जाए, चुनाव तो तभी होगा। दूसरा, जो मैं राजनीति समझ पा रहा हूं कि अब अरविंद केजरीवाल बेसिकली दिल्ली की पार्टी है, इनकी ताकत दिल्ली से है। दिल्ली हाथ से जाएगा तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व संकट में पड़ेगा। ये पंजाब की पार्टी नहीं है, ना ये गोवा की पार्टी है। इधर उधर कैंडिडेट खड़ा करके आपने वोट शेयर के हिसाब से आप नेशनल पार्टी जरूर बन गए, लेकिन मूल रूप से आप दिल्ली की पार्टी है। बिल्कुल। और दिल्ली में अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है तो आपका वजूद जो है वो सवाल खड़े होंगे। दिल्ली के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हरियाणा को गिव अप कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अगर वो हरियाणा में उलझेंगे तो दिल्ली बिगड़ जाएगा। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए भी ये मुफीद होगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी ताकत न लगाए, दिल्ली पहले संभाले, जो उनके वजूद के लिए जरूरी है। और अब उन्होंने मिसाइल छोड़ दिया, वो वापस नहीं आ सकता जी। तो अब इसी की तैयारी होगी, आगे बाकी बातें सेकंड राउंड में करूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक मिसाइल छोड़ दिया है जो वापस नहीं हो सकता। और ये है अरविंद केजरीवाल ने आखिर इस वक्त इस्तीफे की घोषणा क्यों की? ये सवाल बिल्कुल जैसे ही उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की, ऐलान किया कि मैं 2 दिनों के बाद इस्तीफा दे दूंगा, तो इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? हालांकि उन्होंने कह दिया कि मैं अब तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता मुझे फिर से चुनाकर, यानी जनता का फैसला, अदालत का फैसला आ गया और मैं बाहर हूं, लेकिन अब जनता का फैसला आएगा तभी मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा। क्या जनता के बीच जाने मात्र के लिए और चुनाव मात्र के लिए ऐसा अरविंद केजरीवाल ने किया है, या इसके पीछे कुछ और है? जरा समझा जाए। राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, सोचिए कि आज 15 सितंबर है और 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव संपन्न होने वाले हैं और उसके बाद फिर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की बात थी। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अचानक से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, और वो भी ये कि इस्तीफे वो 2 दिन बाद देंगे, तो देखिए पूरा का पूरा जो है कि पॉलिटिकल सिनारियो यहां से चेंज हो गया है। इस घटनाक्रम को अगर हम लोगों को देखना है तो मैं इसको 3 घटनाक्रम में देखता हूं राजीव जी, कि प्रधानमंत्री जी जब सीजीआई के घर जाते हैं और वहां पे गणेश पूजन में शामिल होते हैं, और फिर उसके बाद अचानक से जो रिहाई होती है अरविंद केजरीवाल की, और जिन शर्तों के साथ जो है कि जमानत होती है उनकी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बड़ी तल्ख रही और उसमें सीबीआई फिर से दायरे में आ गया उसमें, लेकिन फिर भी उस समय तक लगातार एक मैसेज वहां से निकल के आ रहा था कि संभवतः जमानत देने दिलाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे खड़ी है और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ना चाह रही है। ये एक स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज 12 बजे के बाद सर, राहुल लाल जी, ये नैरेटिव है या नैरेटिव है? नैरेटिव है जी। मैं कह रहा हूं एक नैरेटिव की स्थिति में कह रहा हूं, ये वास्तविक स्थिति तो कैसे हो सकती है? ये मैं कह रहा हूं कि लेकिन बीजेपी के खेमे में कुछ उत्साह की स्थिति थी। राजीव जी, मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा है कि हरियाणा में चुनाव बिल्कुल आमने सामने की टक्कर के चुनाव है। वहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है वो, और आम आदमी पार्टी के दाएं बाएं होने से उनका बहुत बड़ा वहां पे कोई जनाधार नहीं है आम आदमी पार्टी का। तो इसलिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्या कर रही है उसका बहुत फर्क नहीं पड़ना। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि 15 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में पर्याप्त है, जबकि आम आदमी पार्टी पूरे ताकत के साथ भी चुनाव लड़े तब भी मैं इस आंकड़े पे कायम हूं, क्योंकि वो डिफरेंस होगा वहां पे। ऐसा नहीं कि तो बहुत आसपास की कोई वहां पे लड़ाई होने वाली है हरियाणा। एक मिनट रुको, 15 सीट किसके लिए? आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं या बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं?
मैं बीजेपी के लिए मैक्सिमम कह रहा हूं कि बीजेपी मैक्सिमम 15 सीटों पे होगी। आम आदमी पार्टी का के बारे में नहीं कह रहा। उनका तो देखिए पिछले बार वो नोटा से भी कम जो है कि वो वोट लाए थे राजीव जी, वो नोटा से कम वोट प्रतिशत लेके आए हुए थे, 1% भी वोट शेयर नहीं था उनका। लेकिन आज के बाद से, आज सुबह में जैसे उन्होंने बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई, भारतीय जनता पार्टी की चैन उड़ गई है। और जो जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा नेशनल स्तर पे तमाम मुख्यमंत्रियों को सुझाव दिया, और एक जो इस समय देशव्यापी एक स्थिति चल रही है कि विपक्ष के लोकतांत्रिक सरकारों को गिराओ, अगर वो चुनाव में आप नहीं हरा पाते हैं तो आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग कीजिए, आरोप लगा दीजिए। ये बात तो बिल्कुल सही उन्होंने कही कि भाई अगर वो आरोप मुक्त होने का इंतजार करेंगे, जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है तो आरोप मुक्त कैसे होंगे राजीव जी? आरोप मुक्त होने के लिए ट्रायल तो शुरू होनी चाहिए ना। यहां तो आप ट्रायल ही स्टार्ट नहीं करते हैं। अभी आप देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला है, आखिर मैं तो पूछ के थक गया हूं कि आखिर उसमें ईडी कब तक उस जांच को पूरा करेगी। यानी आप किसी को नाम को बदनाम करने के लिए इंग्लिश स्तर पर सारे प्रक्रिया को खोल के रख दीजिए, तो ये तो उन्होंने स्पष्ट पूरा संदेश दे डाला है यहां से। लेकिन जो बीजेपी के टेंशन है, बीजेपी का चिंता क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर, आपको याद होगा राजीव जी, हरियाणा के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था और बीजेपी अब तक उसको मेकअप नहीं कर पाई है। हरियाणा में देखा था कि बीजेपी का फर्स्ट इंप्रेशन यह गया था कि वो चुनाव से डर रही है और चुनाव का तिथि वो आगे बढ़ा रही है। यहां पे उसके एवज में अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने, आवाज की दिक्कत आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है राजीव जी? आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा हूं कि देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखें अगर, तो यहां पे अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नई बयान शुरू कर दी। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा कौन दे रहा है राजीव जी? प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रहे हैं और केजरीवाल ये मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हमारा भी चुनाव करा दीजिए, तो ऐसे स्थिति में चुनाव आयोग जो भी जवाब देगा और चुनाव जितना ही विलंबित होगा, बीजेपी उतनी ज्यादा ही हतोत्साहित होगी। और बीजेपी हतोत्साहित हो चुकी है। यानी देखिए जो रणनीति बनाई गई थी कि बीजेपी ने, जो बीजेपी एक तरह से कहीं बीजेपी जिसको लेकर खुश थी कि आम आदमी पार्टी, एक अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए, हरियाणा में पूरा ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और वहां पे बीजेपी के लिए स्पेस बनेगा। लेकिन उल्टे स्थिति यह हुई इस पूरे घटनाक्रम के बाद से, आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, और वो भी इस्तीफा कर देंगे, वो 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे राजीव जी। 17 सितंबर प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है। सोचिए उसको जन्मदिन मनाने के लिए कितनी जोर शोर से तैयारियां होती है, गोदी मीडिया की कैसी तैयारी होती है, अलग अलग योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी होती है। गोदी मीडिया अभी से चिंतित है कि 17 सितंबर को एक तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसको कैसे कवर करेंगे, और दिल्ली में केजरीवाल इस्तीफा देंगे, नया कौन चेहरा होगा, वो बड़ा सा मामला होगा। तो प्रधानमंत्री के बर्थडे गिफ्ट देंगे, इस्तीफे का के रूप में बर्थडे गिफ्ट देंगे नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इस्तीफे के रूप में वो एक बर्थडे गिफ्ट दिया जा रहा है, जो बीजेपी को बिल्कुल ही परेशान कर रहा है। क्योंकि देखिए ये जो पूरा, देखिए इनका पूरा प्रयास क्या था कि विपक्ष को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा दीजिए और अपने भ्रष्टाचार में डुबकी लगाते रहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो तमाम जिस तरह से ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियां रही, अभी हम लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन को लेकर जो रांची हाईकोर्ट की टिप्पणी रही, या फिर अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही, मनीष सिसोदिया के जमानत के समय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही, अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही बैठ पर्दे के पीछे, अब उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। अब वो इस चीज का कैसे बचाव करेगी कि वो उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो डंके के चोट पे करती है, और हम लोगों ने देखा है बयान भी राजनाथ सिंह का कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, मतलब बीजेपी में कोई कुछ भी कर दे वो इस्तीफे नहीं देंगे। तो जब बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते और यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सही समय पे इस्तीफे की घोषणा कर दी अरविंद केजरीवाल ने, तो ये इस्तीफे नहीं होते और इस्तीफे होने वाली जो स्थिति बन गई है यहाँ पे, इसका सामना बीजेपी कैसे करेगी, इसका क्या उत्तर है? हम लोगों ने देखा अजय मिश्र टेनी का मामला रहा, क्या टेनी का इस्तीफा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अभी आप सोचिए सेबी के चीफ का मामला हम लोग देख रहे हैं, लगातार उनके ऊपर कितने ज्यादा भ्रष्टाचार के तमाम मामले उभर के सामने आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। निर्मला सीतारमण कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, रेल मंत्री भी कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक मैं मान रहा हूं कि एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे कि इस जगह पे बीजेपी बिल्कुल बेबस है। और ये देखिए इसका प्रभाव केवल दिल्ली विधानसभा चुनाव पे नहीं पड़ेगा। अगर बीजेपी इसी तरह से बैकफुट पे रहेगी तो इसका असर जो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव होंगे
वहां पे भी बीजेपी बैकफुट में होगी। और एक चीज जो भी प्रशांत जी कह रहे थे, वो लाइन बोल के मैं खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 6 चुनाव जीती है, 6 चुनाव लगातार हारी है दिल्ली में, विधानसभा के चुनाव दिए, और उनका वोट शेयर भी 31 से लेकर 36% के बीच में वोट शेयर रहा है इन 6 चुनावों में। लेकिन इसके बावजूद भी वो दिल्ली में कोई अपना चेहरा नहीं दे सकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने खुद भी पोस्टर लगा दिया था कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल को चुनना है या मनोज तिवारी को चुनना है। तो दिल्ली बीजेपी के भीतर के जो हलचल की कहानियां है कि वहां पे उनके पास एक भी चेहरा नहीं है। अब तो बीजेपी के लोगों को यह टेंशन है कि आखिर मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो क्या इन दोनों के अतिरिक्त भी आम आदमी पार्टी के पास चेहरे? इसका मतलब है कि चेहरे के लड़ाई में तो आम आदमी पार्टी के पास कई विकल्प है, और बीजेपी के पास इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी एक चेहरे का विकल्प नहीं है। बीजेपी की संकट कितना गहरा है वो समझा जा सकता है। राजीव जी जी, यही ऊपर भी है, प्रधानमंत्री के अलावा कोई चेहरा बता दीजिए। हालांकि आज आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि नितिन गडकरी साहब कह रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री का ऑफर मिला था। अब किसने ऑफर दिया पता नहीं। ऐसे आपको भी एक ऑफर आया था प्रधानमंत्री बनने का शायद, लेकिन आपने कहा कि मुझे पत्रकारिता करनी है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, और आपने भी नहीं बताया था कि वो ऑफर किसने दिया। तो ऐसे ही उन्होंने भी, नितिन गडकरी ने भी नहीं बताया कि वो ऑफर किसने दिया था। चलिए खैर, आना चाहता हूं जरा जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और फिर जयशंकर जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप? 2 खबरें पैरेलल चल रही हैं। राहुल गांधी पर आएंगे हम, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे का ऐलान, और इस घोषणा के बाद क्या आप देखते हैं कि जो बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही थी, वही बीजेपी अब हमलावर हो गई है, और वो क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति में आ गई है। यहां पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति से आप उनकी राजनीति के साथ रहें या उनकी राजनीति के खिलाफ रहें, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का नेता है अरविंद केजरीवाल, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यहां से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भी यह समीक्षा बहुत जरूरी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, देखिए राजीव जी, एक तो अरविंद केजरीवाल ने आज जो ये फोड़ा है पटाखा, ये पटाखा लगता है सीधे सीधे बीजेपी की आंख में जाके लगा है, और ये भारतीय जनता पार्टी अब तय नहीं कर पा रही है कि वो इसका जवाब दे तो आखिर दे किस तरह से। अभी तक मांग की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे 166 या 177 दिन, और जब जेल में रहे तब इस्तीफा नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने, और जब जमानत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां आ गई, तब आकर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, और जनता जब तक मुझे चुन के नहीं भेजती है और ये नहीं कह देती मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं वापस लौट के नहीं जाऊंगा। अब राजीव जी, आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे का नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा। लोग सवाल पूछेंगे, भाई माधवी बुच के ऊपर इतने खुलासे हुए चले जा रहे हैं, और आपने माधवी बुच की नियुक्ति की थी, राफेल को लेकर के सवाल थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर के सवाल हैं, और तमाम जिनको आप कहते थे भ्रष्टाचारी हैं वो सब आपके साथ खड़े हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर इस्तीफे का दबाव क्यों नहीं है? दूसरा एक दबाव यह बन गया कि अरविंद केजरीवाल के पास 60 से ज्यादा विधायक हैं, और अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो 240 सांसदों के साथ सरकार में बने हुए हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि वो 30वां प्रधानमंत्री बन के आए हैं। तो यानी जो नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई है राजीव जी, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने इस समय नरेंद्र मोदी के सामने लंबी लकीर खींच दी है। अब वो अरविंद केजरीवाल की अपनी पॉलिटिक्स किस तरह की है, हम उसमें जाना नहीं चाहते किस तरह की पॉलिटिक्स है। हर आदमी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। राहुल गांधी की अपनी पॉलिटिक्स है, अरविंद केजरीवाल की अपनी पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन इस पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे राजीव जी जिस तरीके से प्रहार किया है और गुलेले छोड़ी है अरविंद केजरीवाल ने, भारतीय जनता पार्टी उससे संभलने की स्थिति में समय दिखाई नहीं पड़ रही है। तो संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। अब अरविंद केजरीवाल राजीव जी अगर ये विधानसभा भंग करने की घोषणा कर देते तो क्या होता? विधानसभा भंग करने की घोषणा करते, गवर्नर इस्तीफा स्वीकार कर लेता, विधानसभा भंग हो जाती, राष्ट्रपति शासन लग जाता। नायब सिंह सैनी की तरीके से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नहीं रहते। तो अरविंद केजरीवाल ने बीच का रास्ता निकाल लिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, अपना दूसरा मुख्यमंत्री हम बना देंगे, विधानसभा चलती रहेगी और हम मांग करते रहेंगे चुनाव को जल्दी कराओ। अब चुनाव तो राजीव जी नवंबर में महाराष्ट्र के भी नहीं होंगे, वो तो चुनाव आयोग साहब बता चुके हैं कि जनवरी के बाद होंगे, फरवरी के बाद होंगे, क्योंकि बहुत सारे पर्व आ रहे हैं। तो उन पर्वों में जब महाराष्ट्र के चुनाव नहीं होते हैं तो दिल्ली के चुनाव पहले कैसे हो जाएंगे? और हरियाणा के चुनाव भी पहले नहीं होते। हरियाणा के चुनाव 1 महीना पहले इसलिए करा दिए क्योंकि हरियाणा में अल्पमत की सरकार चल रही थी,
6 महीने की बाध्यता थी कि बुलाना पड़ेगा सत्र, और अगर सत्र बुला लिया जाता, अविश्वास प्रस्ताव आया था तो सरकार गिर जाती। तो 1 महीना पहले बुला लिया, बीच चुनाव में विधानसभा भंग करवा दी, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हुए नवाब सिंह सैनी। तो अरविंद केजरीवाल ने सारे कैलकुलेशन कर लिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या दांव चल सकती है, सारी उसकी कार्ड उन्होंने पहले निकाल कर रखी। और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तश्तरी में सजा के रख दिया, अपना इस्तीफा लो भाई, 17 सितंबर को ये केक काटो। अब नरेंद्र मोदी काटे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का केक, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। दूसरा राजीव जी ये कि अरविंद केजरीवाल अब फ्री हो जाएंगे। अब दिल्ली में पानी भर रहा है कि पानी निकल रहा है, अरविंद केजरीवाल का सिरदर्द नहीं होगा। जो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा उसका होगा। चुनाव में रह गए 5 महीने, अब कोई अगर दूसरा चंपाई सोरेन बन भी जाएगा तो भी उनके सिरदर्द पे नहीं है कि अगर कोई चंपाई सोरेन बन भी जाता है तो कहाँ जाएगा चंपाई सोरेन 5 महीने के बाद। तो ये सारे संकट अरविंद में नहीं है। अच्छे तरीके से, चूंकि इंजीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पढ़े लिखे आदमी है, सारे कैलकुलेशन उन्होंने कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नींव अच्छे से हिला दी है। जी, भारतीय जनता पार्टी की नींव कैसे हिलाई है अरविंद केजरीवाल ने, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी। और हम यहाँ आज के 2 बड़े घटनाक्रम, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात की राहुल गांधी पर हमला, सीधा हमला उधर पंजाब से, और पंजाब में और केंद्रीय मंत्री हैं आज की तारीख में रवनीत सिंह बिट्टू, और बेअंत सिंह के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। और आप जानते हैं कि बेअंत सिंह कांग्रेस पार्टी आजीवन, और वो भी आतंकवाद के शिकार हुए थे। और अभी चुनाव से ठीक पहले बिट्टू गए हैं उधर बीजेपी में, और वही हाल है जैसे एक प्रवक्ता गई हैं, वो रात दिन राहुल गांधी पे हमलावर हैं। वैसे शायद कुछ जयशंकर जी, शायद आप बेहतर समझते होंगे, जानते होंगे कि कुछ लोगों को छोड़ा जाता है कि आपका एक ही है, मतलब आपको एक मकसद से, एक प्रोजेक्ट से लगाया जाता है। तो कुछ लोगों को राहुल गांधी को डिफेम करने के प्रोजेक्ट में लगाया गया है, जिसमें ये भी हैं और लगातार वही काम कर रहे हैं। एक और भी आपने देखा होगा कि अभी अभी संसद के अंदर 2 लोगों, चन्नी और इनके बीच हाथापाई वाली नौबत आ गई थी। आओ देख लेते हैं वाली स्थिति हो गई थी, बेल में आ जाओ, ये भी चल रहा था वहां, 2-2 हाथ कर लेते हैं। तो वो रवनीत सिंह बिट्टू हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो सीधा जो चलते हैं, चाल चलते हैं, तो नरेंद्र मोदी को भी समझ में नहीं आता है कि अब करें तो क्या करें। इसीलिए एक नहीं, मैं गिन रहा था, 1 2 3 4, ये गिनती पूरी नहीं हो पाई, समय हो गया कार्यक्रम करने का, मैं आ गया कि कितने बीजेपी के नेताओं ने आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। जब आप इतना ज्यादा निकलते हैं बाहर, बिलबिला के निकलना जिसको कहते हैं, बारिश हो रही है, कई सारे लोग जैसे जीव जंतु अंदर से निकल आते हैं बिल से, वैसी स्थिति हो गई थी। तो ये 2 परिस्थितियां हैं जयशंकर जी। इन परिस्थितियों में देश की सियासत पर जरा अपनी चर्चा रखिए। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करें तो मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आ पा रही हैं अभी तक। तो एक तो अगर त्यागपत्र देना था अरविंद को, तो जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय क्यों नहीं दे दिया था, एक सवाल था। दूसरा यह है कि आज घोषणा कर रहे 2 दिन बाद त्यागपत्र देने की, इसका भी समझ में नहीं आ रहा है। 17 सितंबर का हो सकता है उनका बयान। ये सवाल मैं पूछा था कि आखिर पहले क्यों नहीं, जब इंटरव्यू लिया था तो पहले क्यों नहीं। तो मनीष सिसोदिया का भी कहना था, और जब अरविंद केजरीवाल 21 दिनों के लिए बाहर निकल के आए थे तो उनका भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी कहा कि अगर हम इंटरव्यू दे देते, जैसे मनीष सिसोदिया ने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन अगर इस्तीफा दे देते तो वही स्थिति होती कि यहाँ ममता बनर्जी का भी इस्तीफा होता, यहाँ सिद्धारमैया का भी इस्तीफा होता, क्योंकि ये जांच एजेंसियों को पीछे लगाकर जितनी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं सबको गिरा देते। और ये उनकी दलील है, और चूंकि ये बात है अपने ही चैनल से चर्चा में, अपने ही चैनल को इंटरव्यू में इन्हीं नेताओं ने कहा है, इसलिए मैं रख रहा हूं। ठीक है, वो कह सकते हैं, लेकिन फिर अब इस्तीफा देने की बात फिर क्यों आ रही है, ये एक सोचने वाली बात है। 2 दिन बाद करें, हो सकता है मोदी का जन्मदिन है, शायद उसका कारण हो सकता है उनको टीच करने के लिए। लेकिन सीधी सी बात यह देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी रूल कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार भले ही अरविंद केजरीवाल की हो, आम आदमी पार्टी की हो, नगर निगम पे भले ही आम आदमी पार्टी का कब्जा हो, लेकिन
उनके काम तो कुछ हो नहीं रहे हैं। नियुक्तियों से लेकर के जितना भी कुछ भी हो रहा है, विकास का काम भी हो रहा है, सब राजभवन से सारा कुछ डील हो रहा है। राजभवन अगर नहीं चाहता है तो कोई भी काम होता नहीं है। कोई भी अपॉइंटमेंट, बहुत सारे अकादमियां, बहुत सारे बोर्ड सब भर जहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, वो लोग कोई नाम भेजते हैं, पता लगा गवर्नर ने किसी आरएसएस के आदमी का नाम उसमें रख दिया, इसलिए ये लोग अपॉइंटमेंट ही नहीं करते हैं, मतलब कोई नाम भेजते ही नहीं है। तो ये हालत तो ये हो गई है कि प्रॉक्सी रूल तो बीजेपी कर रही है। दूसरा एक मैसेज चला गया है आम आदमी के बीच में, सारे देश भर में चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उनके खिलाफ मुकदमे करती है, उनको जेल में रखती है, उनके मामलों की सुनवाई नहीं होती है और जेल में बंद रखते हैं लोग। ये बात सबके समझ में आ गई है, दिल्ली के लोगों को भी समझ में आ गई है। तो इस मामले में तो जाहिर सी बात है। और अभी तक मतलब आप सोचिए कि चाहे सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल हैं, एक भी ठोस सबूत अभी तक सीबीआई या ईडी अदालत में पेश नहीं कर सकी है। बहुत सारे मामलों में तो पूरी तरह से चार्जशीट भी नहीं पेश कर सकी है। तो ऐसे तो आप सालों साल चलाते रहिए जेल में बंद करके। तो एक तो ये बात हो सकती है। तो एक तो समझने वाली बात है कि 2 दिन बाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, वो देने की घोषणा कर रहे हैं। 2 दिन आपने देखा होगा कि जब वो घोषणा कर रहे थे तो जितना वहां क्राउड जमा था, भीड़ जमा थी, वो सब ना 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 लोग कर रहे थे कि नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। तो एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाएगा उनके ऊपर कि अपने फैसले को टालें वो। लेकिन जो राजनीतिक चाल वाली बात है, जिसको हमारे मित्र लोग मिसाइल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो राजनीतिक चाल तो है कि जो बीजेपी के लोग लगातार त्यागपत्र मांग रहे थे, कुछ कांग्रेस के लोग भी मांग रहे थे, तो केजरीवाल ने कहा कि भाई ठीक है, लो इस्तीफा दे रहा हूं मैं। और प्रशांत से भी सहमत हूं, अभी राहुल भी कर रहे थे, अमलेंदु कर रहे थे सारी, कि नया जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अब वो सारा ठीक रहा उसके ऊपर जाएगा। अच्छा, ये भी साफ कर दिया मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने भी कहा है ना कि जो हमारे ऊपर आरोप है वही आरोप उनके ऊपर भी है। तो मैं भी नहीं बनूंगा कि मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे, उनकी तरफ से भी बोल दिया है। यानी अब इसमें से कोई और बनेगा जो भी अगर बनना होगा तो, या फिर विधानसभा भंग करने की बात हो तो जाहिर सी बात है कि वहां उपराज्यपाल बैठा हुआ है, वो अपना राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करके ये कर देगा। तीसरी बात यह है राजीव जी कि देखिए विकास के काम तो ठप पड़े हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी बातों से हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक पाखंड उभर करके आया ना, जो कहते थे हम बड़ी गाड़ी में नहीं चलेंगे, बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, ये सब सुविधाएं नहीं लेंगे, वो सारे काम वो करते गए, उसमें तो कहीं कोई कोताही वाली बात नहीं हुई। सड़कों का हाल जितना बुरा आज दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन दिल्ली में भी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पर भी है। जल भराव की समस्या हर साल होती है। आपने क्या इंतजाम किया है? अब तो एमसीडी भी आप ही के पास है, तो आपको तो कुछ करना चाहिए था। उस काम उस फ्रंट पे पूरी तरह से फेल्योर रहा है, ये सरकार का फेल्योर रहा है, इसमें दोहरा नहीं। तो जनता में एक असंतोष तो रहा ही है। फिर जितने भी सेकुलरिज्म के सवाल आए, जितने भी अकलियत से जुड़े सवाल आए, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सेकुलरिज्म के पक्ष में खड़ी हुई नहीं दिखाई दी। ये इसको लेकर के भी उनके प्रति एक नाराजगी, एक बड़े तबके में बड़ी भारी नाराजगी है। और माना जाता है कि उनका जो जनाधार है वो खास तौर से आरएसएस के लोगों के बीच में है, जो विधानसभा में तो उनको चुन लेता है, लोकसभा के चुनाव में वो बीजेपी के साथ चला जाता है। आज तक उनका उन्होंने पोलिटिकलाइजेशन नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। अब सिर्फ गवर्नेंस और इसकी बातें करते हैं। तो इसको इस सब की समस्याएं तो उनके सामने भी घुमड़ रही हैं। अब वो इस्तीफे के बाद क्या बनता है, क्या नहीं बनता, इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं, 2 दिन के बाद देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन यह है कि भाजपा के लोग परेशानी में तो हैं, परेशान तो हैं, क्योंकि आज तक उनके पास जो सूखा पड़ा हुआ है, कितना गवर्नर से कितना काम कराएंगे, वो बात नहीं बन पा रही है। अब रहा सवाल हरियाणा का। हरियाणा में जैसे अभी राहुल भी कह रहे थे कि है सोच थी, ये डेवलप हो रही थी कि साहब चंद्रचूड़ और पीएम की जो मुलाकात हुई है, लेकिन हम लोग को पहले से मालूम था कि ये जमानत मिलने वाली है, ये बात तो सही थी। लेकिन ये जरूर था कि हाँ, अगर जमानत मिलती तो फिर सीबीआई और कोई भी केस कर सकती थी, जो उसने नहीं किया, समय रहते नहीं कर सकी वो। लेकिन हरियाणा के चुनाव में साफ साफ क्रिस्टल क्लियर होकर के दिखाई दे रहा है
कि इसमें सब लोग इरेलीवेंट हो गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं मैं, कि न सिर्फ जाट किसान बल्कि हरियाणा का जो ओबीसी समुदाय है या जो दलित समाज है, उसको लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस ही आ सकती है और वही हमारे लिए कुछ कर सकती है, बाकी कोई किसी का बुद्धि का कोई काम नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अगर वहां लड़ेंगे भी, तो जो भी केजरीवाल की जो अपील है खासतौर से कुछ वैश्य समुदाय के बीच में होगी या थोड़ा सा और लोगों के बीच में होगी, तो बीजेपी का है वो नुकसान करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी फायदे की बात तो नहीं होगी। दूसरी बात ये जो हो रही है कि साहब केजरीवाल जैसे कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा लो, महाराष्ट्र के साथ लोग कह रहे हैं कि भैया हरियाणा के साथ ही करा लेते, क्योंकि पिछली बार तो हरियाणा और महाराष्ट्र एक साथ ही चुनाव हुआ था। तो चुनाव आयोग तो वही काम करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी सोच से मुफीद साबित होगा। और सोच कई बार गलत साबित हो जाती है, सोचते कुछ और है लेकिन नतीजे कुछ और आते हैं। अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो बातें खुल करके आ रही है सामने, कि महाराष्ट्र में चाहे आप जब भी चुनाव कर लें, भाजपा वहां कुछ करने वाली नहीं है। सरकार तो बनेगी उन्हीं की, कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की, मतलब शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो लगभग तय हो दिखाई दे रहा है। आप चुनाव अभी कराइए तो चाहे बाद में कराइए तो। लेकिन राहुल ने एकदम सही कहा कि प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, किसके लिए कहते हैं, किससे कहते हैं? भाई जो चुनाव आयोग दो राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, और वो देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा लेगा? आप लोकसभा का चुनाव अभी जून में कराया आपने, उसी के साथ चाहते तो इन 4 राज्यों का भी चुनाव करा सकते थे। दिल्ली को भी जोड़ लेते तो 5 राज्यों का हो जाता, तो आप देखते कि कितने राज्यों में एक साथ हो जाता चुनाव। लेकिन वो नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक ढोल पीटते हैं कि साहब जो चर्चा का विषय बनते रहे उसके ऊपर चर्चा कराते रहे, लेकिन आपकी उसमें ईमानदारी नहीं है, उसके सोच के प्रति आप ईमानदार नहीं है। अब रह गया सवाल रवनीत सिंह बिट्टू जी का। देखिए, जितने पलटीमार लोग हैं, हम इनको पलटीमार ही कहते हैं, जितने भी भाजपा के पास अपना तो कोई प्रवक्ता 1-2 रह गया, उसके अलावा तो कोई प्रवक्ता नहीं है। जितने प्रवक्ता हैं सब के सब पलटीमार हैं, कहीं अधिकतर कांग्रेस से और एक आध कोई जनता दल यू या कहां से जो आके रखे हुए हैं। अब उनकी मजबूरी है कि उनको अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलनी है जो मोदी जी को, अमित शाह जी को और भाजपा के आला कमान को खुश कर सके। उसी हिसाब से रवनीत सिंह बिट्टू बोल रहे हैं। अब रवनीत सिंह बिट्टू का हाल यह है कि चूंकि एक बार चुनाव जो था लोकसभा का, मनीष तिवारी चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे, तबीयत खराब थी या जो भी कारण रहा हो, तो उसमें जैसे होता है बिल्ली के भाग से शिखर टूट गया, तो रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव में टिकट मिल गया, रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव जीत करके आ गए। अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े अलगाववादी, सबसे बड़े आतंकवादी हैं। भाई नहीं, वो चुनाव हार गए, वो चुनाव मैंने मालूम है मुझको जी, मैं वही कह रहा हूँ राजीव जी कि 6 महीना साल भर पहले उनको नहीं मालूम था, जब वो दरबार में घुसते थे राहुल गांधी के आगे पीछे, उन चप्पल उठाने तक की हैसियत में रह जाते थे, तब उनको नहीं मालूम था कि राहुल गांधी जो है वो क्या है, आतंकवादी हैं कि अलगाववादी हैं, क्या है। लेकिन अब जब बीजेपी में चले गए, वो चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार गए, चुनाव हार गए। अब उसके बाद अब उनके चूंकि मंत्री बना दिया, राज्यसभा में ला करके मंत्री बना दिया, तो कायदे से तो शर्मिंदा होना चाहिए, अपने आप पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे बाबा की हत्या की, हमारे दादा की हत्या आतंकवादियों ने की थी और उस कांग्रेस ने हमको सहारा दिया, हमारे परिवार को सहारा दिया था। अब उसके खिलाफ आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि केंद्रीय मंत्री बने रहने के लिए, बीजेपी में अपना पॉइंट बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के बारे में कुछ उलझुल बातें जरूर करनी चाहिए। अब अगर कोई कांग्रेस में कोई है खुददार इस टाइप का आदमी, तो उस पर मुकदमा कर सकता है, केंद्रीय मंत्री पर मुकदमा करो कि भाई साबित करो कि आतंकवादी है, उग्रवादी है, कौन कैसे आतंकवादी है यही बता दो तुम। लेकिन मुश्किल है कि कांग्रेस में इस तरह का काम कोई करता ही नहीं है, लोग उस तरह से करते नहीं है। तो ये हालत हो गई है। आज देखिए, जैसे आपने एक महिला का नाम लिया ना, प्रवक्ता का, वो उसका काम भी यही है, दिन रात मतलब अल्ल बल जरूर जितने भी हमने, बल्कि अपने एक्स पर कुछ लिखा था उनके बारे में, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। तो लेकिन दूसरे लोगों से गालियां दिलवा रहे हैं लोग, ठीक है, वो सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, चाहे किसी के भी बारे में हो, तो आपको अच्छा लगता है चाहे बुरा लगता है, उसकी हमको परवाह भी नहीं रहती है, चिंता भी नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें राजीव जी, तो भाजपा की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, भाजपा की परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ तो उसके अपने लोग बढ़ा रहे हैं। और हरियाणा में जैसे आपने कहा ना कि अनिल विज जो है वो मुख्यमंत्री के
ठोक रहे हैं, वही अकेले नहीं ठोक रहे हैं। इधर वो राव इंद्रजीत सिंह का आज दावा आ गया, वो कह रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं राव इंद्रजीत सिंह, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं कि नहीं अब तो हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारा इतना दक्षिण हरियाणा में ही बीजेपी को सारी सीटें ज्यादा से ज्यादा मिली थी, तो अब हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इस तरह के दावेदार तो बहुत सारे, अभी मतलब चुनाव हुआ नहीं, बहुमत आया नहीं। हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि 15 सीटें 20 सीटें, पता नहीं 15 सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक बार तो चौधरी देवीलाल जब थे तो उन्होंने कहा कि भाई 4 सीटें तो कम से कम दे देना हमारे विरोधियों को, ताकि जो अर्थी लेकर जाएंगे तो उसमें ढोने के काम आएगा। तो इस बार भाजपा किस हालत में कहां पहुंचेगी, क्योंकि हरियाणा से जो भी आवाजें निकल करके आ रही हैं वो यही बता रही है कि भाजपा को इस बार माफ भी नहीं मिल सकती है। दोबारा चांस की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने जुल्म सितम ढाए हैं किसानों के ऊपर, पहलवान बेटियों के ऊपर या नौजवानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठियां चलवाई हैं, पिटवाया है, सब कुछ किया है, दिल्ली आने से रोका है, इन सब का बदला इस बार लोग ईवीएम की मशीनों में बटन दबा करके करेंगे। अब वो ईवीएम की मशीनें क्या उगलती हैं निगलती हैं ये देखने वाली बात हो सकती है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग अभी भी सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी है हमारी सरकार का, हमारी सत्तारूढ़ पार्टी का। ये बात सही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आयोग पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ चर्चा बहुत अहम, और आज रविवार का दिन और सुबह से लेकर शाम तक अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार सियासी घटनाक्रम को आप बदलते हुए देख रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर नहीं, 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा, उन्होंने कहा है। और दूसरे दिन आज 15 तारीख है, कल 16, परसों 17, अगर 17 को इस्तीफा देते हैं तो उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं, 74 पूरा कर लेंगे, 75वें साल में वो प्रवेश करेंगे उनके जन्मदिन और बायोडाटा के हिसाब से। और कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा नरेंद्र मोदी की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा कोटेड और थोड़ा सा सब कुछ रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके एजुकेशन को लेकर बहुत सारी बातें हैं, तो हो सकता है जन्मदिन को लेकर भी बातें होंगी। लेकिन वो 17 तारीख को जन्मदिन अपना मनाते हैं, 1950 उनका साल है जन्मदिन का, इसलिए 74 साल पूरे कर रहे हैं, 75 साल के हो रहे हैं। क्या उसी दिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? और अगर इस्तीफा देंगे तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ करेंगे, ये तय मानिए आप, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ भी काम ऐसे नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ जो मीडिया में, जैसे नरेंद्र मोदी मीडिया में कुछ ना कुछ सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का भी रहता है, वो हम देखते हैं। वो एक गुण है, और पॉलिटिशियंस में ये गुण होना चाहिए। और राहुल गांधी भी ये गुण थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, हालांकि वो अपने कर्मों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये भी दिखाई देता है। इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं वो सुर्खियाँ खुद ब खुद बटोर लेते हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो साफ गोई से अपनी बात रखते हैं और लोगों को ये बात नागवार गुजरती है। अब थोड़ा सा आना चाहता हूँ राहुल गांधी की राजनीति। और प्रेम कुमार जी, आपके पास हरियाणा की चर्चा अभी खूब हो रही थी, जयशंकर जी भी हरियाणा की बात कर रहे थे, राहुल लाल जी बात कर रहे थे, हमारे साथी अमलेंदु जी, प्रशांत जी, और हम लोग लगातार हरियाणा चुनाव की बात कर ही रहे हैं। हरियाणा में जो कुछ चल रहा है, वैसे में अब राहुल गांधी की एंट्री होगी जल्दी ही, प्रियंका गांधी की एंट्री होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री कल हो गई। और कल वहां कहा गया था कि ब्लैक कलर का कुछ भी लेके नहीं आना, पहन के नहीं आना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप पर्स नहीं लेके, महिलाएं अपना पर्स लेके नहीं आ सकती, कोई झोला लेके नहीं आ सकते, रुमाल लेके नहीं आ सकते, टॉवेल लेके नहीं आ सकते। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये बाल भी सफेद करवा के आना है क्या, क्योंकि बाल तो काले हैं, काले बाल के साथ भी आना है क्या या नहीं आना है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की कल लगभग 3000 की भीड़ थी, उसमें यह कहा जा रहा था कुरुक्षेत्र में। अब आगे जरा आपसे समझूं, जो परिस्थिति वहां हरियाणा में है, उन परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या आप इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं का जो रुतबा रहा, जो फाइट करने का लोकसभा चुनाव में जो उनका दमखम था, उस हिसाब से ये चुनाव, और क्या आखिर कारण क्या है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ दिल्ली का चुनाव करवाइए। एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि महाराष्ट्र के साथ ही क्यों? अभी इस्तीफा दे रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए मुफीद क्या होगा कि उसके पास 6 महीने का समय मिले। अभी तो जेल से बाहर आए हैं, 6 महीने में अपनी तैयारियां करें, लेकिन वो कह रहे हैं अगले महीने चुनाव करवा दो।
भाई नवंबर में चुनाव का मतलब है कि अभी ये चुनाव की घोषणा होगी, जैसे ही महाराष्ट्र की घोषणा करवा दो तो वहां तो चुनाव आयोग घोषणा करेगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या कारण हो सकता है प्रेम कुमार जी? प्रश्न में ही सारा उत्तर नहीं होता है राजीव जी। आप जो प्रश्न जो कर रहे हैं उसमें उत्तर मिल रहा है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मोदी जी की सभा हुई, काली चीजों पर प्रतिबंध। हालांकि मोदी जी के बाल भी सफेद हो चुके हैं, दाढ़ी मूछ भी सफेद ही है, तो उनको तो ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको दाढ़ी मूछ पर भी ध्यान देना होता। हुआ क्या है, माने कह सकते हैं कि 15,000 भी भीड़ नहीं जुटी तो शायद इन्हीं प्रतिबंधों के कारण नहीं जुटी हुई होगी, ऐसा फेस सेविंग के लिए कहा जा सकता है। तो कहा, कुछ लोग तो कह रहे 5,000 ही आई, जो भी हो 15,000 तो क्षमता ही थी वहां की। तो इतनी भीड़ तो कांग्रेस का अदना नेता भी वहां खड़ा हो जाए तो ले आ सकता है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता इतनी भीड़ नहीं ला सकता है आज की तारीख में। और नरेंद्र मोदी जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे दिया है रैली में, और रैली जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कांग्रेस का कोई साधारण नेता भी दे सकता है हरियाणा में। यह है हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर, यह है हरियाणा की पब्लिक का मूड। जिसको जो सर्वेक्षण करना है कर ले, लेकिन हरियाणा से यही आवाज, यही स्थिति, यही हालात है। अब ये हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी तो डोडा में भाषण दे के आए, वहां भी वैसी स्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा था। भाषणों में निराशा, कोई उम्मीद नहीं, केवल नेगेटिव बात के राहुल ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा अपनी माँ से अपने साथी की शिकायत कर रहा है कि देखो उसने हमें ऐसा बोल दिया, उसने हमें ऐसा बोल दिया। तो ये अवस्था कब होती है? ये अवस्था जब निराशा का भाव होता है, तब उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, तब होती है। और इसी चीज को अरविंद केजरीवाल ने पहचाना है, क्योंकि अभी जितने भी चुनाव दिख रहे हैं, कहीं बीजेपी जीतने की तो बात छोड़िए, कितना इज्जत से हारेंगे ये महत्वपूर्ण चिंता उनके पास है। हार हो लेकिन थोड़ी इज्जत से हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, और इस बीच में दिल्ली हो। इन सारी जगहों, सारे चुनाव पे कोई चुनाव जीतने बीजेपी नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा मौका देखा। कुछ बातें उन्होंने साबित कर दिखलाई कि देखो हम संघर्ष करते हैं, तुम्हारे दबाव में इस्तीफा नहीं देते हैं, टाइमिंग हमारी होगी, हम इस्तीफा देंगे, चुनाव हम जीतेंगे, जनता हमारे साथ है, लड़ना है तो आ जाओ। इस इस्तीफे में चैलेंज है। ये हरियाणा के नायब सिंह सैनी वाला इस्तीफा नहीं है। उस इस्तीफा और इस इस्तीफे की पेशकश में बहुत फर्क है। अरे वो तो सत्र नहीं बुला पा रहे बीजेपी की सरकार में, सत्र नहीं बुला पाए 6 महीने के भीतर, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा और कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो गए रहते रहते। अरविंद केजरीवाल तो कार्यवाहक भी बनना नहीं चाहते, वो तो इस्तीफा दे रहे हैं, बोले कार्यवाहक कोई मुख्यमंत्री भी हम देंगे, पहले चुनाव करा लो, कार्यवाहक वही रहेगा। तो इस्तीफों में ये बड़ा फर्क है। और एक बात जो मैं फिर से दोहराता हूं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर के जितनी भी चर्चा है कि उनकी राजनीति ऐसी है, उनकी राजनीति वैसी है, ये राजनीति आज नहीं बनी है अरविंद केजरीवाल की, पहले से है। आरएसएस से उनका रिश्ता है, कल तक नहीं था क्या? फिर क्यों लिए इंडिया गठबंधन में? काहे आए इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल का साथ आना या उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होना वो भी नया नहीं है, वो भी सबको पता है। बहुत लोग अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े आलोचक हैं, लेकिन फिर इंडिया गठबंधन में है इसीलिए अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। लेकिन आज कोई परिस्थिति नई नहीं बनी है कि उन बातों को याद करके अरविंद केजरीवाल को कोसा जाए। आप कोसने का हक आप उस समय खो देते हैं जब इंडिया गठबंधन के साथ में रह करके
अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर चुके हैं, करते हैं। मैंने विश्लेषक की बात नहीं कर रहे, विश्लेषक तो हमेशा आजाद होता है, वो कभी भी कुछ कर सकता। मैं पॉलिटिकल लोगों की बात करता हूं। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो अगर एक बार समर्थन कर बैठे हैं तो आज किस मुंह से आप बोलेंगे कि आरएसएस से संबंध है और इससे संबंध है और उससे संबंध है, तब तो आप भी उसी कैटेगरी में चले गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने स्वीकार किया है अरविंद केजरीवाल को तो उनके संघर्षों को भी स्वीकार कीजिए, उसको डाउटफुल नजर से संघर्ष को मत देखिए। वो ऐसा नहीं है कि अपने मन से जेल में चले गए और अपने मन से छूट के आ गए। मोदी जी से बात किया जेल चले गए, मोदी जी से बात किया बाहर चले आए, ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स। उनको सताया गया है, उनके लोगों को परेशान किया गया है, ये सारी सच्चाई है। और इस सच्चाई को अगर मानते हैं तो वो जो बेकार की बातें हैं, इससे संबंध उससे संबंध, उन मसलों को अभी अलग रखिए। और जो अरविंद केजरीवाल सफाई दे रहे हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं चुनाव के लिए, चुनाव से बड़ा चैलेंज राजनीति में और क्या होता है। अरे चुनाव का चैलेंज दे दिया और इसको अगर केंद्र सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, केंद्र में रही बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि तुम डर रहे हो चुनाव से। और डर का कारण हरियाणा में दिख रहा है, जो हमने चर्चा की। अरे 5,000 10,000 की भीड़ नहीं जुटा पा रहे नरेंद्र मोदी जी, वो क्या चुनाव लड़ेंगे दिल्ली का, इसीलिए ललकार रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब तो छोटा छोटा गामा पहलवान भी ललकारेगा नरेंद्र मोदी को, छोटा छोटा पहलवान भी ललकारेगा, ताल ठोकेगा कि मोदी जी आजा, क्योंकि जनता की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। और राहुल गांधी की सियासत ने वो डर खत्म कर दिया, जब लोग मोदी के डर से कुछ बोलते नहीं थे, मोदी शाह के डर से। और आज वो डर जब खत्म हो गया तो देखिए नितिन गडकरी को भी प्रधानमंत्री का ऑफर आया। अरे ऑफर आया तो बोला क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं जब ऑफर आया? उस समय तो डर लग रहा था, और आज राहुल गांधी ने डर खत्म कर दिया तो लग रहा है कि मोदी का विकल्प बन जाएंगे। कोई न पूछेगा, ऐसे कायरों को कोई नहीं पूछता है। जो वक्त पर बोलता है वही बहादुर होता है, वक्त गुजर जाने के बाद बोलता है तो वो निडर नहीं कायर कहलाता है। ऐसे कायरों को जनता कभी इस जगह नहीं देती है। ये सब होंगे बड़े नेता, कभी किसी समय में, आने वाले समय में ये कायर ही गिने जाएंगे। जी प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत जी, लेकिन चुनाव की घोषणा की बात क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्यों कह रहे हैं अभी चुनाव करवा लो? बड़ी सीधी सी बात है कि बीजेपी तैयार नहीं है। आपका जो मुख्य पॉलिटिकल राइवल है वो कमजोर है। मतलब ये डबल अटैक कहें, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भी तैयार नहीं है, वो झारखंड के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वहाँ महाराष्ट्र में तो उनके सामने समस्या उनके अंदर ही है। महाराष्ट्र में उनकी समस्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस नहीं है। महाराष्ट्र में उनकी समस्या एकनाथ शिंदे है, जो मुख्यमंत्री पद का दावा करेगा। तो वो अलग अलग समस्या है। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल बहुत होशियार पॉलिटिशियन है, मैं इनको मोदी प्लस IIT कहता हूं। स्मार्ट पॉलिटिशियन है और उनके सारे कदमों में आपको उनकी स्मार्टनेस दिखाई देगी। सुबह के लाइव में मैं एग्जांपल दे रहा था उनकी स्मार्टनेस का। तो वो स्मार्ट पॉलिटिशियन, उन्होंने स्मार्ट मूव किया है। और बीजेपी तैयार नहीं थी। बिल्कुल बीजेपी के साथ वैसे ही हुआ कि आप तैयार करके गए फिजिक्स और पेपर आ गया केमिस्ट्री का। तो अरविंद केजरीवाल ने वही किया है बीजेपी के साथ। उनकी दिल्ली में बीजेपी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और 6 महीने बाद भी नहीं होगी। क्योंकि नेता देखिए ऐसे नहीं बन जाता ना कोई। मदन लाल खुराना अखबार बेचते थे, तब से पॉलिटिक्स कर रहे, तब वो बीजेपी के दिल्ली के चेहरा बने थे। कितना समय लग गया था उनको, जिंदगी खपा दी। देखिए, दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि आम आदमी पार्टी एक प्रयोग था, जो अब अरविंद केजरीवाल को इसको ठीक करना होगा। आम आदमी पार्टी एक प्रयोग था, और प्रयोग क्या था कि करप्शन, एंटी करप्शन कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। पुलिस के, CBI के, ED के आरोप के आधार पर आप किसी को कहते करप्ट और कहते मैं सबसे ईमानदार,
अब वो आइडियोलॉजी अरविंद केजरीवाल से वो प्लैंक छिन गया। अब उनको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट को क्या पसंद आता है? कॉर्पोरेट को पसंद आता है बगैर आइडियोलॉजी वाली पार्टियां जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यथास्थिति को बनाए रखें, बिजली, पानी, सड़क वगैरह नागरिकों को दें ताकि उनके अंदर रोष पैदा ना हो, और रिसोर्सेस का हिस्सा उद्योगपतियों को देते रहें। ये कॉर्पोरेट की स्कीम है। कॉर्पोरेट ये नहीं चाहता है कि सोशल रेजिस्टेंस कॉर्पोरेट नहीं चाहता है, ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेट नहीं चाहता है, संवैधानिक अधिकार कॉर्पोरेट नहीं चाहता है। कॉर्पोरेट को सूट करता है नवीन पटनायक जैसे पॉलिटिशियन। कॉर्पोरेट एक और प्रयोग कर रहा है प्रशांत किशोर को लेकर। ये गैर विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टियां कॉर्पोरेट को सूट करती हैं। अब उसका समय लेकिन भारत की जनता ने और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति ने उसको फेल कर दिया है। हिंदुत्व की राजनीति और नफरत भी, राजीव जी, उसी में आता है कि जब आप नफरत की पॉलिटिक्स को सेंट्रल स्टेज पे लाएंगे तो बहुत सारे सवाल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवाल हाशिए पे चले जाते हैं। ये इसीलिए कॉर्पोरेट का जो मीडिया है वो नफरत क्यों फैलाता है कि उद्योगपतियों के प्रति रिसोर्सेस के बंटवारे को लेकर, तमाम जो जातिगत विभेद है हमारे देश में, उसको लेकर बातें ना हो, वो बातें मुख्य धारा में ना आए। अब अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प है कि वो मुख्य धारा की राजनीति में आए, अपनी पार्टी के राजनीति को तय करें। जो जयशंकर जी कह रहे थे कि आप तमाम सवालों के जवाब नहीं देते हैं, माइनॉरिटीज पे हमले होते हैं, आप जवाब नहीं देते, कश्मीर के मामले में जवाब नहीं देते, दिल्ली में आप पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं, लेकिन कश्मीर में स्टेटहुड की बात पे आप खामोश हो जाते हैं। आपको राजनीति करनी पड़ेगी। राहुल गांधी सेंट्रल स्टेज की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद जनगणना की राजनीति कर रहे हैं। वो आपको वो जातिवाद जनगणना इतना बड़ा मामला है, इसीलिए ये बिट्टू वगैरह जो लोग कांग्रेस के गए हुए लोग हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, चाहे वो एक त्यागी जी हैं, बाबा जी वो हो, या कोई गौरव वल्लभ हो, ये लोग इसलिए लगाए जाते हैं, लेकिन उसका असर नहीं है। मोदी एक काम में फेल हो गए। एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था कि सीबीआई ईडी के जरिए दिल्ली की सरकार को डिसरप्ट करें, वो नहीं कर पाए। दूसरा एक और काम में फेल हो गए वो कि ईडी सीबीआई के जरिए आप अरविंद केजरीवाल को बेईमान घोषित करवा दें। दिल्ली की जनता ने इस बात को नहीं स्वीकार किया। आज भी आप सड़कों पर जाएंगे राजीव जी, तो कोई सीबीआई के आरोप के, ईडी के आरोप के आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेईमान नहीं मान रहा है जी। क्योंकि ईडी सीबीआई खुद इतनी बेईमान हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ रहा है, वो सरकारी किरानों में लगे हुए हैं। तो ईडी सीबीआई के आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेईमान साबित करने में कामयाब नहीं हुए, बिल्कुल विफल हो गए। अब अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये वोट है, लेकिन उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को ये उठाना है कि अब अपनी पार्टी को रीडिफाइन करें। उनकी पार्टी में राजीव जी एकमात्र नेता मुझको दिखाई देते हैं, संजय सिंह, जो मुख्य धारा की राजनीति करते हैं। उस मुख्य धारा की राजनीति में आना पड़ेगा और तब जाके आप एक नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वरना इस तरीके के पटाखे छोड़ने से काम चलता नहीं है। लेकिन दिल्ली में उनका आधार है और दिल्ली में आधार उनका बना रहेगा। ये बात तो अभी नरेंद्र मोदी या बीजेपी उसकी तोड़ नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है आम आदमी पार्टी के तमाम सारे रीतियों का, और कोई नेतृत्व नहीं जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो सके। किसको खड़ा करेंगे? आप बीजेपी में गिना दीजिए, किसको खड़ा करेंगे? जी बिल्कुल, 10वां हिस्सा भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जितना स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है, स्ट्रीट स्मार्ट नेता है, उनके सामने कोई टिकने वाला दिल्ली में है नहीं। तो बीजेपी के सामने समस्या है जी।
बिल्कुल, बीजेपी के सामने समस्या है और दिल्ली की राजनीति की अगर बात हो रही है तो यहाँ आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिखाई देते हैं, ये दोनों दल, इसलिए भी इसकी चर्चा ज़्यादा और कहीं ना कहीं ज़मीन तलाशने की कोशिश करती हुई कांग्रेस पार्टी भी दिखाई देती है। आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस और आम आदमी के बीच, क्या कोई गठबंधन होगा दिल्ली के चुनाव में, ये तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले जो चाल यहाँ चली है, अरविंद केजरीवाल ने जो चाल चली है और उसमें भी ऐलान किया है इस्तीफे का, उस ऐलान से क्या कुछ मिलने जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि चुनाव दिल्ली का करवा दीजिए महाराष्ट्र के साथ, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके क्या मायने हैं। क्या ये चुनाव इतनी आसानी से नवंबर के महीने में सरकार और चुनाव आयोग तैयार हो जाएगा चुनाव करवाने के लिए? चुनाव आयोग अगर इतना ही तैयार होता तो अभी महाराष्ट्र का चुनाव और इधर हरियाणा और जम्मू कश्मीर तीनों राज्यों के, और हो सकता है कि झारखंड का चुनाव भी एक साथ करवा सकता था। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात तो खूब हुई, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति है? अरविंद केजरीवाल भी ये जानते होंगे राहुल लाल जी कि चुनाव तो एक साथ नहीं होगा, लेकिन ये दांव खेल कर, ये बात कह के क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? कि हरियाणा के चुनाव में परसेप्शन के राजनीति में कैसे बीजेपी शुरुआती दौर में ही हार गई। उन्होंने शुरुआत के समय में मांग कर दिया कि भाई इलेक्शन 1 अक्टूबर को नहीं होना चाहिए, 4 अक्टूबर को होना चाहिए। एकलौती पार्टी थी और इलेक्शन के डेट बढ़ गए, जबकि दूसरे किसी पार्टी ने मांग नहीं की थी। तो वो जो परसेप्शन की लड़ाई है वो बीजेपी शुरुआत पहले ही हार गई। हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली में भी चुनाव जो है वो देर से ही होंगे। वो कहीं से भी महाराष्ट्र के साथ चुनाव नहीं होने वाला है, वो चुनाव देर से ही होंगे और इलेक्शन कमीशन ने कभी दिया है। तो ऐसे स्थिति में चुनाव जितना ज्यादा देर से होगा तो उतना ही ज्यादा वो स्पष्ट तौर पर हमला करते हुए रहेंगे वो कि हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी अखाड़े में नहीं आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ एक गंभीर समस्या है यहाँ पे, उसको हम लोग को सोचना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में तो उनकी तैयारी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से वो 303 से 240 पे ऊपर आए हैं वो, और इसके बाद जो तमाम विधानसभा चुनाव अभी हम लोग सामने से देख रहे हैं, इसमें से कौन सा चुनाव बीजेपी मजबूती से साथ तैयारी कर रही है और कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में जा रही है? ऐसा कोई चुनाव नहीं है। वो हरियाणा में वही स्थिति है, महाराष्ट्र में वही स्थिति है, झारखंड में भी वही स्थिति है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति और दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं। दिल्ली की स्थिति जरूर जो अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि भाई दिल्ली में तो एक तरह से सीधे सीधे अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। स्पष्ट है कि हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, संविधान पीठ ने फैसला दिया, और उस फैसला को जो है त्वरित तौर पर जो है वो संसद के भीतर बदल दिया गया। और वही स्थितियां हम लोग जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन तमाम विधानसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त मुंह की हार का सामना भारतीय जनता पार्टी करेगी तो फिर मोदी जी की क्या स्थिति होगी? जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में मोदी जी 2,500-3 हजार की भीड़ जुटा पाते हैं। अगर मोदी जी के सभा में, मोदी जी के दिल्ली की सभाओं की स्थिति तो मैं जानता हूं राजीव जी, दिल्ली में भीड़ जो हरियाणा से ही लाई जाती थी, तो सोच के देखिए कि अगर हरियाणा में 2,500-3 हजार की भीड़ आ रही है तो कल जब दिल्ली में चुनाव होगा, दिल्ली में भीड़ कहां से आएगी? तो दिल्ली में तो भीड़ ही नहीं जुटेगी उनके लिए। अब राजस्थान से भी भीड़ नहीं आने वाली है, वहां पे एक अलग किस्म की लोकप्रियता की स्थिति चल रही है। तो मोदी जी, जो आपका सवाल था कि क्यों वो चुनाव पहले, केजरीवाल चुनाव का दावा पहले ठोक रहे हैं, इसलिए प्रशांत जी ने जवाब दिया बिल्कुल सही कि मोदी जी कहीं से किसी रूप में भी तैयार नहीं है दिल्ली चुनाव के लिए। अभी तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक के रखी है कि किसी तरह से वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इज्जत बता सके। नहीं तो सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट तौर पर पहले ही कहा था कि 30 सितंबर तक में जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाने थे, अरे कम से कम जम्मू कश्मीर के चुनाव तो करा लेते लोकसभा चुनाव के साथ। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव तो लोकसभा के साथ तो कराए नहीं। अभी भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि इस कार्यकाल में मोदी जी जो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे, कुछ इस प्रकार की न्यूजें जो है कि चल रही है मीडिया हाउसेज में। लेकिन हम लोग तो वही तो चर्चा कर रहे हैं राजीव जी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की अगर ये बात है, कम से कम यही जो चुनाव हुआ है, लेकिन कम से कम दिल्ली का चुनाव भी करा दीजिए महाराष्ट्र के साथ। जो घोषणा हो गई है हो गई है। ये बहुत जबरदस्त कमजोरी की स्थिति में फंसे हुए हैं मोदी जी। अब वो अगर 1-2 चुनाव, देखिए उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कि हरियाणा में कुछ संभाल लेंगे, ये बाहर आएंगे, इनके कारण भी वोटों का कुछ बिखराव हो जाएगा और अपनी पार्टी के कारण। कोई बिखराव की स्थिति कहीं से नहीं बनी है।
वहां पे जब लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि पिछले बार हम लोगों ने जेजेपी को वोट इसलिए दिया था कि हम लोगों को नहीं उम्मीद थी कि कांग्रेस 31 सीटें ले आएंगी। वो लोग सब सीधे बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को उम्मीद होती कि कांग्रेस 31 सीट आने वाली है तो पिछले बार ही जेजेपी को वोट नहीं देते लोग, और जेजेपी को लेकर यह भी भरोसा था कि वो बीजेपी के साथ नहीं मिलेगी। तो पूरा पॉलिटिकल सिनारियो जिस तरह से वहां पे बना हुआ है हरियाणा का, और उस स्थिति में दिल्ली का मामला ये लेके आ गए हैं अरविंद केजरीवाल के, सिर्फ महाराष्ट्र का मामला है जो अभी कि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, हेमंत सोरेन से निपटना एक मुश्किल चुनौती बनी हुई है। तो दिल्ली जिसके लिए कि फरवरी 2025 का समय बीजेपी मान के चल रहे थे कि देखा जाएगा, अगले ईयर का चुनाव है, अगले साल देखा जाएगा, वो चुनाव भी एक तरह से कह लीजिए कि प्रश्न पत्र के पर्चे में अरविंद केजरीवाल ने उसे भी अभी डाल दिया है कि भाई अभी इसी परीक्षा में आपको इसके मामले पर भी टिप्पणी करनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल और कठिन जटिल चुनौतियों में फंसे हुए। और देखिए, मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि जो राहुल गांधी की राजनीति है उसका पूरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी अमेरिका कब लौट के, अमेरिका की पूरी तमाम जो यात्रा है बीजेपी अब तक उससे बाहर उस सदमे से नहीं निकल पाई है। कोई किसी अपने नेता को राहुल गांधी के घर के सामने में बोल के ये धमकी दिलवाना राजीव जी कि आपकी स्थिति वही करेंगे जो आपकी इंदिरा गांधी की स्थिति हुई थी, ये तो एक बड़ी खतरनाक स्थिति हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में एक पूर्व विधायक जो है कि बीजेपी के इस प्रकार का नारा स्लोगन लगा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री स्लोगन दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो है कि आतंकवादी हैं। इस प्रकार के चीजों से मोदी जी अपने, हमें लग रहा है कि वो अपने पार्टी का और अपना बहुत ज्यादा नुकसान वो खुद ही कर ले रहे हैं, क्योंकि इस समय राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी राजनीति है, जो उनकी शैली है, वो जननायक के रूप में उभरे हुए हैं। आप उनके ऊपर जितना ज्यादा हमला करते हैं वो उतना ही ज्यादा सामने वाले पार्टी को ही नुकसान होता है। तो ये तो समझ से परे की स्थिति है। और बीजेपी में जो एक दौड़ चल रही है, जो सभी लोगों ने सही बिल्कुल कहा कि जो गैर बीजेपी से, कांग्रेस से जो गए हुए लोग हैं उन्हें निष्ठा साबित करने के लिए, सोचिए हम लोग आलोचना करते हैं योगी जी की, लेकिन योगी जी से भी बहुत कठोर बयान जो है कि हमेशा हेमंता विश्व शर्मा देते हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामले में देखिए उनके बयान कितने कठोर बयान जारी होते हैं। सोचिए झारखंड में वहां के मुख्य सचिव को पत्र लिखना पड़ा राजीव जी कि हमारे यहाँ पे झारखंड में एक तरह से माहौल काफी बिगाड़ा जा रहा है, हेमंता विश्व शर्मा के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि डरना नहीं है, उसका प्रभाव अब हर तरफ दिखने लगा है। और जैसे जैसे तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम लोग और बीजेपी के भीतर भी उनके प्रतिद्वंदी इस डर से बाहर निकलते चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनौतियों में वैसे ही बहुत जबरदस्त वृद्धि होती चली जा रही है राजीव जी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात और बात अरविंद केजरीवाल की, राहुल गांधी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जयशंकर जी, यहाँ हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव, इन दोनों चुनावों में अगर बीजेपी को मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आगे के चुनाव, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, उसके बाद दिल्ली का चुनाव है, जो होना है उस हिसाब से बता रहा हूँ, कितना असर देखते हैं आप और क्या लगता है कि ये चुनाव आगे बढ़ जाएंगे या सही समय पे होंगे? देखिए, चुनाव आयोग चाहे तो कर तो सकता है, क्योंकि 6 महीने आगे या 6 महीना पहले बाद में करने की उसके पास है, लेकिन कायदे से तो चुनाव कराना चाहिए। जो समय है, विधानसभा का एक समय है कि फरवरी तक दिल्ली की विधानसभा नई वाली बननी चाहिए, या महाराष्ट्र की विधानसभा नवंबर के लास्ट तक बननी चाहिए। तो ये बात तो है। अब उसका वो एक्सटेंड करें, राष्ट्रपति शासन लागू कराएं, ये तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपकी समस्या तो टलने वाली नहीं है। अब बौखलाहट का लेवल देखिए जरा सा कि झारखंड में गए प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं। कौन है साहब? जेएमएम है, आरजेडी है और कांग्रेस है। अच्छा जी, जम्मू कश्मीर में गए, वहां उन्होंने कहा कि यहाँ 3 दुश्मन हैं। कांग्रेस है, फारूक अब्दुल्ला का परिवार है, मुफ्ती का परिवार है। अरे भाई भले मानुस, आपने मुफ्ती के परिवार के साथ मिलकर सरकार चलाई वहां। जब तक वो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, आपकी पार्टी के निर्मल सिंह वहां पे उप मुख्यमंत्री थे, और आप एक निशान एक संविधान सब बातें करते थे, और वहां 2 झंडे लगा के कैबिनेट की बैठक होती थी, निर्मल सिंह बेशर्मी के साथ वहां बैठते थे। तो इसको आप भूल गए। तो इस तरह से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जाकर के, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उनको इल्हाम तो हो गया है कि जिस ढंग से माहौल बदल रहा है देश विदेश में, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उनका
व्यक्तित्व निखरते जा रहा है, लोगों का उनके ऊपर भरोसा बढ़ते जा रहा है, और दूसरी तरफ मोदी जी को कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आज आप देखिए मन की बात अब कितने लोग सुन रहे हैं। अगर आप इसका कोई सर्वे करा लीजिए तो मुझे लगता है 10% भी लोग नहीं सुनते होंगे। उनकी जो किताबें छाप छाप के रखते हैं, रद्दी के भाव भी नहीं बिकने को तैयार है। ये हालत हो गई है आज उनकी। तो अगर ये 4-5 राज्य हार जाते हैं, 6 राज्य कुल मिलाकर के फरवरी तक तो 6 राज्य तक होना ही चाहिए, तो 6 राज्य अगर ये हार जाते हैं चुनाव ये, तो जाहिर सी बात है कि इनकी सरकार के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस ढंग का इनका अपना बहुमत है, जो बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तो कुछ बात निकल करके आएगी। और उसके आगे पीछे ही मेरे ख्याल से बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, अगले साल होने वाला, उसका भी चुनाव होने वाला है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इनकी सरकार अभी भी बहुत स्थिर सरकार नहीं कर सकते, स्टेबल सरकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बैसाखियां कब किस कोने में जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब लुढ़क जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आप 5-6 राज्यों के विधानसभा के चुनाव आप हार जाते हैं, जो हमको तो अभी साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई ईवीएम जैसा चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ा खेल नहीं हुआ, राजनीतिक खेल नहीं हुआ। देखिए मैं जैसे शुरू में ही कह रहा था ना राजीव जी, कि इस देश के जनमानस में यह बात बैठ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने राजनीतिक विरोधियों को या तो सरेंडर करके हमारे साथ आ जाओ या फिर जेल जाओ। ये मैसेज बहुत क्लियर हो गया लोगों का कि भाई जिसके बारे में कोई भ्रष्टाचार का मामला दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सबूत दिख नहीं रहा है, एक नए पैसे की लेन देन की हेराफेरी जो भी रही होगी केजरीवाल या संजय सिंह या मनीष सिसोदिया किसी के बारे में भी, तो अभी तक कुछ भी आपने दिखाया नहीं, कहीं उसके पास आपके पास कोई सबूत नहीं मिला है। ईडी और सीबीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से अभी केजरीवाल की जमानत के समय भी जो जस्टिस भुइयां ने कहा कि जो सीबीआई का जो तोते में पिंजरे की जो छवि है उससे बाहर निकलना चाहिए, मतलब जो बहुत पहले कही गई थी बात सीबीआई के बारे में, आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो प्रधानमंत्री को तो इस तरह की एजेंसी को रखने की कोई जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन वहां तो चूंकि अपने लोगों को बैठा करके उनको काम चलाना है, वही हालत ईडी का हो गया। बार बार होता है कि भाई आपका सक्सेस रेट क्या है, आपने जितने मुकदमे करते हैं, जितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं, वो कोई तो होता नहीं है, कोई सजा तो किसको मिलती नहीं है, दोष सिद्ध तो होता नहीं है। लेकिन जिसको दोष सिद्ध नहीं होता है तो उसके लिए आपके पास मुआवजे के तौर पे क्या है? आपने किसी का राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दिया, किसी को आपने 2-2 साल 3-3 साल जेल में बंद करके रखा, और वो अगर वो बेदाग साबित हो जा रहा है, मुकदमा आप चला नहीं रहे हैं, चार्जशीट आप पूरी फाइनल चार्जशीट आप लगा नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या? तो पब्लिक में ये मालूम हो गया है कि ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव इनका फेल होते जा रहा है लगातार। हालांकि लगातार जिस जंग की घटनाएं अभी हाल में बढ़ रही हैं, अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक तो जरूर है कि कहीं पर भी किसी को पकड़ के मारना सुनना कर देना, पीटना शुरू कर देना। मतलब ये हरियाणा वाली जो घटना है, गुड़गांव की जो घटना है राजीव जी, उस पर उतनी चर्चा ढंग से नहीं हो सकी है कि जिस ढंग से मुस्लिम होने के संदेह में एक लड़के की हत्या कर दी जा रही है। आर्यन मिश्रा की बात कर रहा हूं मैं जी। तो आप तो मतलब कोई भी अगर कोई दाढ़ी लगाया हुआ है, कोई कुछ पहना हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है और कोई थैला लेके चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, आप किसी को भी कहीं पर मार सकते हैं, कहीं किसी का चश्मा तोड़ दे रहे हैं, मारते हुए कर दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो निकल करके आ रही है, नफरत का माहौल इतना बढ़ा दिया है। हालांकि आम जनता ने इसको नकार दिया है। यूपी के लोगों ने जो इसको आप प्रयोगशाला बना रहे थे, यूपी के लोगों ने इसको नकार दिया है। तो अब देश के लोग भी अब समझ चुके हैं कि भाई हिंदू मुसलमान और नफरत का माहौल, ये सब चुनावी राजनीति का इनका हथकंडा है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब देखिए कितनी तरह से गली चौराहे में आप चलते चले जाइए, अरे साहब ये जो वक्फ कानून है इसके चलते तो आपके मकान को कब्जा कर लेंगे, कहेंगे तो वक्फ की संपत्ति है, ये तो फलाना ये भी संपत्ति है। अरे भाई वक्फ का कानून तो अभी चल ही रहा है ना, वक्फ बोर्ड तो है ना, किसके मकान पे किसने दखल किया, किसके मकान और किसके दुकान पे किसने हक जमाया है। लेकिन ये आरएसएस का जो कनफुकवा तंत्र है, उसके चलते जगह जगह जाकर के फैलाना और नफरत का माहौल इस ढंग से बढ़ा देना है ताकि उसके काम आए। लेकिन अब वो काम हो नहीं रहा है, मुश्किल यही पड़ रही है। इसलिए आने वाले दिन राजीव जी मुझे लगता है
भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे दिन तो नहीं है, लोगों के अच्छे दिन नहीं लाए, तो अब लोग भी कह रहे हैं कि अब तुम्हारे भी अच्छे दिन नहीं रहने वाले हैं। तुम्हारे लिए हमने 2-2 बार अच्छे दिन ला करके दिखा दिया, डबल इंजन की सरकार भी बनवा दी, लेकिन तुमने हमको क्या दिया, हमारे बच्चों को क्या दिया, रोजगार नहीं दिया, हमको महंगाई दिया, हमारे जवानों को ये नहीं दिया, पेंशन की बात है वो नहीं कर पा रहे हो, अर्थव्यवस्था हमारी खोखली होती जा रही है, रुपया हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट से भाग रहा है निकल करके कि हमको बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ नहीं हो रहा है। तो लोग समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि यह सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, बशर्ते कि 5-6 राज्यों का चुनाव ठीक ठाक से हो जाए और जनादेश मेरे ख्याल से इनके खिलाफ जाएगा। जी बिल्कुल। 5 साल सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, इस पर कई सारे डिबेट्स, कई सारी बातें, कई सारे प्रश्न उठाए जाते हैं और ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी सामने 2 राज्यों के चुनाव हैं, उनका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आना है। लेकिन उसके बाद क्या महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा के साथ साथ दिल्ली और झारखंड के चुनाव की भी घोषणा होगी, ये भी देखना होगा। और उन सब से पहले इधर अगले 2 दिनों में दिल्ली की सियासत में और भी हलचल आप देखेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, विधायक दलों की बैठक बुलाएंगे, जहां वो इस्तीफे की पेशकश करेंगे, जहां वो नए विधायक दल का नेता चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, और उसके बाद फिर वो चिट्ठी दी जाएगी एलजी को और ओथ सेरेमनी होगी। अगर नया विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाता है तो इन मुख्यमंत्रियों में किसका नाम सबसे ऊपर है, ये भी देखा जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अगले 2 दिनों में सामने आएगा। लेकिन इन्हीं अगले 2 दिनों में कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल 16 तारीख है और 16 तारीख को हरियाणा में नाम वापसी की आखिरी तारीख है, यानी नाम वापसी का आखिरी दिन है। कितने लोग नाम वापस लेते हैं ये भी देखा जाएगा, कितने बागी हैं जो बीजेपी के हैं वो भी देखा जाएगा। और अनिल विज का आपने सुन लिया, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। कई सारे बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और अंदर खाने मनोहर लाल खट्टर भी फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। और उधर हुड्डा बाप बेटे जो हैं वो तो हैं ही अपने रंग में। तो कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक है ऐसा मत कहिए। कांग्रेस के अंदर खाने भी 2 गुट है जो आपस में, हुड्डा साहब और कुमारी सैलजा, ये दोनों आपस में खींचतान में लगे हुए हैं। और उधर सुरजेवाला साहब के बेटे को टिकट सुना है कि दे दिया गया है, तो इसके बाद शायद वो शांत बैठे हुए। तो बहुत ही मजेदार इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा का, निगाहें टिकाए रखिए और पल पल की रिपोर्ट हमारे चैनल के जरिए हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव की आप लेते रहिए। और हरियाणा का अलग से हमने चैनल भी बनाया हुआ है, डीबी लाइव हरियाणा, उस पर भी जाइए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी देखिए बहुत कुछ है। हमारी टीम हरियाणा में घूम रही है लगातार, वहाँ से भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक हम पहुँचा रहे हैं, उसको भी देखिए। तो बहुत कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए डीबी लाइव पे आपके लिए है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र